वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं 8th चैप्टर रिवीजन। जो अपना 8th चैप्टर का मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ, एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर क्लियर करवाने वाली हूँ। इसमें कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू कर रहे हैं अपना 8th चैप्टर जो है जीवों में जनन। इसकी फुल वीडियो अगर आप देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फुल वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन क्या होता है कि जीवों में जनन वह प्रक्रिया है, जीवों में जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या होता है, अपने ही जैसी एक नई संतति को पैदा करता है। कोई भी जीव सेम अपने ही जैसे खुद के जैसे एक संतति को, नई संतति को पैदा करता है, वह क्या कहलाता है, जीवों में जनन कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, जीवों में जनन। अब देखो तो इसमें क्या सीन रहता है कि जीव जो है अपने जैसी संतति पैदा करता है। दूसरी चीज की जीव क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जीवों में जनन का उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। जीव नष्ट नहीं होते, ठीक है, जीव नष्ट नहीं होते। जीव पहला क्या हो गया कि जीवों का अस्तित्व बना रहे, जीवों का अस्तित्व बना रहे। दूसरी चीज कि जीवों की नई से नई प्रजातियों का विकास होता रहे। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि नई प्रजातियों का विकास होता रहे। तीसरी चीज होगी इसके नए नए लक्षणों की उत्पत्ति होती रहे, जीवों के अंदर नए नए लक्षणों की उत्पत्ति होती रहे। नए नए लक्षणों की उत्पत्ति, ठीक है। ये तीन चीज हो गई, इसीलिए जीवों में क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। यही तीन उद्देश्य है कि जीवों का अस्तित्व बना रहे, नई प्रजातियों का विकास हो, नए नए लक्षणों का विकास हो, और जीव जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति नया जीव क्या कहलाता है, संतति कहलाती है। जीव जनन द्वारा जो नया जीव पैदा होता है, जो नया जीव पैदा हो रहा है, वह क्या कहलाता है, संतति। वह क्या कहलाता है, संतति कहलाता है। नया जीव जो पैदा हो रहा है वह क्या कहलाएगा, संतति कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो जो जीवों में जनन है, जो अस्तित्व बना रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए के द्वारा ही, डीएनए के अंदर ही सारे जीव के लक्षण वगैरह समाहित रहते हैं। मतलब डीएनए ही डिसाइड करता है जीव के लक्षण कैसे होंगे। तो जो जीवों में जो जनन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरा डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। और जो जीव किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं के अंदर हर एक जीव के नए लक्षण, नए जो भी लक्षण हो रहे हैं वह सब उस कोशिका के अंदर समाहित रहता है। उस कोशिका में वो क्रियाएं चलती है, उन कोशिकाओं के अंदर वो प्रोसेस चलती रहती है। और कोशिकाओं के अंदर भी किसके, केंद्रक के अंदर, केंद्रक में क्या प्रेजेंट रहता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए। तो जीव का लक्षण, जीव का आकार, जीव की संरचना, जीव कैसा होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डीएनए के ऊपर डिपेंड रहता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कोशिका के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ चलती है, कोशिकाओं में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, अपने ही जैसे एक नया डीएनए तैयार करता है, नए डीएनए की प्रतिकृति करता है। प्रतिकृति मतलब जैसा डीएनए है, वैसा का वैसा, सेम टू सेम वह नया डीएनए तैयार करेगा और डीएनए की प्रतिकृति बनाएगा। तो 1 से 2 डीएनए, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे डीएनए की क्या कहलाती है, प्रतिकृति कहलाती है। डीएनए अपने ही जैसे नए डीएनए का निर्माण करता है, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, डीएनए की प्रतिकृति। वह प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। और यह प्रोसेस किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। अब देखो बात करूं मैं जनन की, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं,
जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक व अलैंगिक। लैंगिक व अलैंगिक जनन। अब देखो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में दो जीव काम करते हैं। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें दो जीव कार्य करते हैं, नर व मादा। तो वह प्रोसेस जिसमें एक से अधिक जीव जनन करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कौन सा जनन हो गया? लैंगिक जनन हो गया। वह कौन सी प्रोसेस? लैंगिक जनन, जिसमें नर व मादा दोनों काम करते हो। अलैंगिक प्रोसेस में क्या होता है? एक ही जीव से, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? एक ही जीव से एक नया जीव पैदा होता है, मतलब एक नया जीव है उसी से ही एक जीव बनेगा और बिल्कुल सेम टू सेम, समान आकृति, समान संरचना, समान लक्षण वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि नया लक्षण उसमें आ ही नहीं रहा है। एक ही जीव से दूसरा जीव बन रहा है तो कुछ नया लक्षण है ही नहीं। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन के अंदर दो जनकों के लक्षण होते हैं, नर व मादा दो जनकों के लक्षण होते हैं। तो जो नई संतति पैदा हो रही है तो उसमें नए गुण बनते हैं, नए लक्षण का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जनक है। लेकिन अलैंगिक के अंदर एक ही जनक होता है। एक ही जनक होने की वजह से जो नई संतति बनेगी वो बिल्कुल अपने जनक के समान होगी। जो लक्षण वगैरह होंगे वो बिल्कुल जनक के समान होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा उनमें। ठीक है। अब देखो अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करूं। पहला अपन देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करूं, अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करूं तो पहला हो गया मुकुलन। पहला कौन सा हो गया? मुकुलन। दूसरा हो गया विखंडन। तीसरा हो गया बीजाणु जनन, बीजाणु निर्माण। चौथा हो गया खंडन। पांचवा हो गया पुनरुद्भवन। और छठा हो गया कायिक जनन। 6 नंबर हो गया कायिक जनन। अब देखो पहला मुकुलन, दूसरा विखंडन, तीसरा हो गया अपन बीजाणु निर्माण, चौथा हो गया खंडन, पांचवा हो गया पुनरुद्भवन और 6 नंबर हो गया कायिक जनन। ठीक है। ये कौन सा है? अलैंगिक जनन के टाइप है, अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो पहला देखो, अगर मुकुलन की बात करो तो मुकुलन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा में क्या प्रोसेस होती है? जैसे ये मान लो ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटा सा मुकुल निकलता है। वह मुकुल कुछ समय बाद एक उभार निकलता है यहाँ पे। वह मुकुल उभार कुछ समय बाद टूटकर अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। जो हाइड्रा के नीचे के हिस्से में एक उभार निकलता है, वह उभार क्या होता है? कुछ समय बाद उस अपने जनक से टूटकर अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाई? मुकुलन कहलाई। मुकुलन सबसे ज्यादा किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा में देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा उभार निकलता है। ठीक है। अब देखो अगर विखंडन की बात करूं मैं, विखंडन में देखो क्या होता है कि मान लो विखंडन ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? अमीबा और पैरामीशियम में। विखंडन किस में देखने को मिलता है? अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो क्या सीन रहता है कि जब मान लो ये अमीबा है, ये एक सेल है, अमीबा क्या इसकी एक कोशिका की बनी होती है। तो इसमें विखंडन में क्या सीन रहता है कि अमीबा कुछ समय बाद टूटकर दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।
विभाजित हो जाती है तो एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण हुआ, 2 कोशिका का निर्माण हुआ, तो यह प्रोसेस क्या कहलाई, विखंडन कहलाई। मतलब एक जीव से, एक अमीबा से 2 नए अमीबा का निर्माण होना, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। जो अमीबा एक था वह धीरे धीरे 2 पहले केंद्रक उसका डिवाइड होता है, फिर उसकी सेल कोशिका द्रव्य डिवाइड होती है, विभाजित होते हैं, विभाजित होकर एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, वह प्रोसेस कहलाती है विखंडन। विखंडन सबसे ज्यादा किसमें, अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, इनमें सबसे ज्यादा विखंडन पाया जाता है। ठीक है, ये नोट करना। नेक्स्ट देखो बहुविखंडन। नेक्स्ट देखो बीजाणु निर्माण की बात करूं मैं, बीजाणु निर्माण की बात करूं मैं, नेक्स्ट मैं बात करूं बीजाणु निर्माण की। बीजाणु निर्माण की बात करूं तो एक क्या होता है, एक बीजाणु होता है, बीजाणु होता है जो पतली भित्ति द्वारा घिरा रहता है, वह पतली भित्ति द्वारा, तो वह क्या करता है, बीजाणु से कुछ टाइम बाद अंकुरन होकर एक नए जीव का, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा, जो किससे, एक पतली झिल्ली से, पतली भित्ति से घिरा रहता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, बीजाणु अंकुरित होता है, अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो खंडन। नेक्स्ट पॉइंट देखो खंडन। खंडन की बात करूं मैं तो अलैंगिक जनन में खंडन मतलब कि कोई भी जीव है, मान लो कोई भी ये जीव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर बहुत सारे जीवों का, या एक से अधिक जीवों का निर्माण कर लेता है। खंडन मतलब क्या हुआ, खंडित होना, टूटना। तो एक जीव क्या होता है, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित होने के बाद कुछ समय बाद उन टुकड़ों का क्या हो जाता है, एक नए जीव के रूप में निर्माण हो जाता है। वह टुकड़े जिसमें वो विभाजित हुआ है, तो उसके बाद उन टुकड़ों का नए जीव में रूपांतरित होना क्या कहलाता है, खंडन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना पुनरुद्भवन। यह सबसे ज्यादा किसमें होता है, शैवाल के अंदर होता है। खंडन किसमें होता है, सबसे ज्यादा शैवाल के अंदर होता है। एग्जाम्पल लिख लो, शैवाल या स्पायरोगायरा। नेक्स्ट पॉइंट देखो पुनरुद्भवन। नेक्स्ट पॉइंट देखो पुनरुद्भवन, हेडिंग डालना पुनरुद्भवन। इस पुनरुद्भवन में क्या होता है, पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, प्लेन एरिया में पाया जाता है, प्लेन एरिया में पाया जाता है। तो यह क्या करता है, प्लेन एरिया, कि एक जो प्लेन एरिया जीव है वह बहुत से टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और प्रत्येक टुकड़े के अंदर एक नए केंद्र का निर्माण होगा, एक नए कोशिका द्रव्य का निर्माण होगा, और नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है कि एक ही जीव अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होके अलग अलग नए नए केंद्र का निर्माण करके अपने अंदर नए जीव का निर्माण कर लेता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की बात करें कायिक प्रवर्धन सबसे ज्यादा पौधों में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन सबसे ज्यादा पौधों के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या सीन रहता है कि जो पौधों के जो जड़, तना, पत्ती वाला हिस्सा होता है, जड़, तना, पत्ती वाला हिस्सा होता है, उन हिस्सों से पत्ती,
तना, ये जो हिस्से होते हैं जो पुराने टूट कर गिर जाते हैं नीचे, तो उन हिस्सों से नए पौधों का निर्माण होना, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन कहलाती है। पौधे अपने जो टुकड़े हैं जड़ के, तने के, पत्ती के, उनसे एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट देखना, जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं, शकरकंद। कायिक प्रवर्धन आपको शकरकंद में देखने को मिलता है। शकरकंद की जो जड़ें होती है, जो छोटी छोटी आंखें होती है, जड़ें होती है, उनसे नए शकरकंद का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बिल्कुल छोटे छोटे प्रवध निकले रहते हैं शकरकंद के ऊपर, उनसे नए पौधों का निर्माण हो जाता है, तो वह प्रोसेस कायिक प्रवर्धन कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालना, लैंगिक जनन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन की मैं बात करूं, लैंगिक जनन की मैं बात करूं तो लैंगिक जनन में क्या होता है? दो नए अलग अलग जीव होते हैं, नर व मादा। अलैंगिक जनन में तो क्या होता है? एक ही जीव से एक ही नई संतति पैदा होती है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो नए जीवों से संतति पैदा होती है। तो पहला हो गया नर, दूसरा हो गया मादा। तो इसमें क्या होता है? दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर दो जनक होते हैं, दो जनक से फॉर्मेशन होता है। तो जो संतति पैदा हो रही है उसके अंदर नए लक्षण विकसित होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? नए लक्षणों का विकास होगा। किसके? जो संतति बंदी है, जो संतति पैदा हुई है, नया जीव जो बना है, उसके अंदर नई संरचना, नया आकार, नए लक्षण देखने को मिलते हैं। क्यों? दो अलग अलग जीवों के लक्षण उसमें समाहित होते हैं। तो लैंगिक जनन के लाभ क्या क्या है? तो लैंगिक जनन के लाभ, पहली चीज की आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न होती है। आनुवंशिक दृष्टि से बिल्कुल अपने जनक के जैसी नहीं होती है। दो अलग अलग जनकों के लक्षण होते हैं तो आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न होती है। ठीक है, क्यों? सेम तो होगी नहीं, एक लक्षण, एक ही जीव होता तो सेम होती, अलग अलग जीव है तो अलग अलग लक्षण होंगे। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जीवों का विकास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए जीवों का विकास होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीवों का विकास होगा। जैसे जैसे पीढ़ी चलती जाएगी वैसे वैसे नए जीव बनते जाएंगे। क्यों? अलग अलग लक्षण विकसित होते जाएंगे तो अलग अलग जीवों का फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट करना। फिर देखो, पुष्पों में लैंगिक जनन की बात करें, पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन की मैं बात करूं, पुष्पों में लैंगिक जनन की बात करें तो पुष्पों में क्या होता है? पुष्पों में क्या होता है? पुष्प के अंदर जो लैंगिक भाग होता है वो कौन सा होता है? फूल, पुष्प, पादपों में, पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो जो पादपों के अंदर जो लैंगिक अंग होता है वो कौन सा होता है? पुष्प होता है, फूल होता है, जिसमें स्त्री केसर, पुंकेसर अंग किसमें पाए जाते हैं? पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। परागकण कहाँ मिलेंगे? पुष्प में मिलेंगे। ठीक है, तो अपन बात करें पुष्प की तो पुष्प चार भागों में डिवाइड रहता है। पुष्प चार भागों में डिवाइड रहता है। पहला बाह्य दल, पहला बाह्य दल, बाह्य दल जो पुष्प के बाहर की ओर स्थित रहते, सबसे बाहर वाली पंखुड़ियां जो क्या कहलाती है? बाह्य दल। उसके बाद दल, उसके बाद दल, पंखुड़ी, फिर हो गया स्त्री केसर जो पुष्प के अंदर रहता है, सबसे अंदर स्त्री केसर। चौथा हो जाएगा पुंकेसर। चौथा कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर। ये चारों भाग है जो पुष्प के लैंगिक भाग है। चारों भाग कौन से? पुष्प के लैंगिक भाग है। जो बाह्य दल सबसे बाहर की तरफ रहते हैं, दल जो दलपुंज जो पंखुड़ियां रहती है, ये दल अंदर की तरफ थोड़ी। ठीक है, तो स्त्री केसर और पुंकेसर तो लैंगिक जननिक भाग है, जननांग है। तो पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर क्या है? नर भाग, नर अंग है। पुंकेसर क्या है? नर अंग है। स्त्री केसर क्या है? मादा अंग है। पुंकेसर क्या हो गया? नर अंग हो गया। स्त्री केसर क्या हो गया? मादा अंग हो गया। इन्हीं से एक नए पुष्प का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखो, पुंकेसर जो है, पुंकेसर के अंदर क्या होता है? नर अंग होता है। नर अंग के अंदर क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर अंग के अंदर क्या होगा? नर युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। इसका नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों में क्या होता है? परागकण।
नर युग्मकों में क्या होंगे, परागकण होंगे। और स्त्री केसर में क्या होता है, मादा युग्मक। स्त्री केसर में क्या होता है, मादा युग्मक बोल दो, अंडक बोल दो, ठीक है। स्त्री केसर में अंदर अंडक बोल दो या मादा युग्मक बोल दो। नर अंग के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों में क्या होता है, परागकण होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब सीन क्या रहता है कि जैसे अब देखो, जैसे ये नर युग्मक है और ये है अपने पास मादा युग्मक। मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर क्या बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में लैंगिक जनन होता है तो वो क्या बना रहे हैं, युग्मक बना रहे हैं, युग्मक बना रहे हैं। और उन युग्मक से निषेचन होने पर, निषेचन से युग्मन और युग्मनज से बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है। बीज से किसका निर्माण होता है, पादप का निर्माण होता है। एक नया पादप बनता है युग्मनज से, निषेचन से युग्मनज, युग्मनज से बीज और बीज से एक नए पादप का विकास होता है पूरा। और नेक्स्ट पॉइंट देखना, पुष्प के प्रकार। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। अपन पुष्प के प्रकार की बात करें तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी। पहला कौन सा हो गया, एक लिंगी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, द्विलिंगी हो गया। अब देखो, एक लिंगी पुष्प, जिस पुष्प के अंदर, एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, जिस पुष्प के अंदर नर या मादा दोनों में से एक ही जननांग प्रेजेंट हो, जिस पुष्प के अंदर नर या तो नर भाग प्रेजेंट होगा या मादा भाग प्रेजेंट होगा, तो वह पुष्प कौन सा हो गया, एक लिंगी हो गया। ऐसा पुष्प जिसमें मादा भाग भी रहता है, उसी पुष्प के अंदर मादा भाग भी रहता है, उसी पुष्प के अंदर नर भाग भी रहता है। इसमें क्या होंगे, नर भाग भी रहेगा और मादा भाग भी रहेगा। तो जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों हो वह पुष्प कौन सा हो गया, द्विलिंगी। लेकिन जिसमें सिर्फ एक ही हो, या तो नर होगा या मादा होगा, नर या मादा भाग दोनों में से कोई एक हो, तो वह पुष्प कौन सा होगा, एक लिंगी पुष्प होगा। ठीक है, मतलब कि एक लिंगी पुष्प मतलब कि जैसे नर भाग प्रेजेंट है, जैसे एक लिंगी पुष्प में क्या हो गया, नर भाग प्रेजेंट है, तो नर भाग में क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे। तो उस पुष्प के परागकण किसी और पुष्प के, जिस पुष्प में मादा भाग उपस्थित है, उस पुष्प के ऊपर जाकर गिरेंगे। लेकिन अगर द्विलिंगी पुष्प है तो ऊपर जो परागकण प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर जो प्रेजेंट रहता है, यहाँ जैसे नर मादा भाग है, यहाँ नर भाग प्रेजेंट है, एक ही पुष्प में दोनों भाग प्रेजेंट है, तो यहाँ से परागकण अंडक में जाके निषेचन कर लेते हैं। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की मादा में जाके निषेचन कर लेते हैं, वह पुष्प द्विलिंगी। लेकिन एक लिंगी पुष्प में तो नर भाग ही रहता है सिर्फ, या फिर मादा भाग रहेगा। तो नर भाग वाला पुष्प किसी और पौधे के पुष्प के मादा वाले भाग पर जाकर निषेचन करता है, तो वह हो गया एक लिंगी पुष्प। ठीक है, अब देखो बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण की प्रक्रिया की बात करें, बीज का निर्माण कैसे होता है, ये हेडिंग डालना। बीज निर्माण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। बीज निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पुष्प के पराग, जो पुंकेसर वाला भाग है, जो पुंकेसर वाला भाग है उसके अंदर क्या नर भाग है, पुंकेसर वाले भाग के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, परागकण प्रेजेंट रहते हैं, परागकण प्रेजेंट रहते हैं। तो वह परागकण कीट द्वारा या फिर
किसी अन्य जीवों द्वारा या हवा के द्वारा उड़कर किसी अन्य पादप के पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा या कीटों द्वारा। जो कीट पौधों पर चिपकते हैं, उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं, तो वह परागकण चिपकते हुए कीटों की सहायता से कीट अन्य पुष्प के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो वहां वो परागकण गिर जाता है। तो यहाँ परागकण की हवा द्वारा या कीटों द्वारा किसी मादा पुष्प तक पहुंचते हैं। मादा पुष्प तक पहुंचते हैं। मादा पुष्प तक पहुंचने के बाद जो परागकण है वो वर्तिका द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? अंडक में। वर्तिका द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? अंडक में पहुंचते हैं। और अंडक में पहुंचने के बाद निषेचन होता है। अंडक में पहुंचने के बाद क्या होता है? निषेचन। निषेचन से क्या होता है? बीज, एक नए बीज का निर्माण होता है। निषेचन से क्या होता है? एक नए बीज का निर्माण होता है, एक नया पौधा बनता है, पूरे एक नए पौधे का निर्माण होगा। नए पौधे का क्या होगा? निर्माण होगा। मतलब पुंकेसर वाले भाग से जो नर भाग होता है उसमें परागकण प्रेजेंट रहता है। हवा या कीट के द्वारा अन्य मादा वाले पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं। उनमें मादा वाले पुष्प तक पहुंचते हैं तो वर्तिका की सहायता से अंडक तक पहुंचते हैं और वहां उनका क्या होता है? निषेचन। निषेचन से क्या होता है? नए बीज का निर्माण होता है और नए बीज से एक नए पौधा का फॉर्मेशन होता है, पूरा एक नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, मानव जनन तंत्र की बात करें, मानव में प्रजनन की बात करें, ये तो था पौधों का। अगर अपन मानव प्रजनन में बात करें, देखो मानव में प्रजनन की बात करूं, मानव में प्रजनन की बात करें तो मानव में प्रजनन में क्या होता है? नर व मादा दो जीव, अलग अलग दो जीव होते हैं, नर व मादा। तो मानव में जो जनन होता है वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात होता है। मानव में जो जनन होता है वो निश्चित समय अंतराल के पश्चात होता है, जिसको क्या बोला जाता है? किशोर अवस्था। जिसको क्या बोला जाता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था बोला जाता है। जो नर के अंदर जो युग्मक रहेंगे उनको बोलते हैं शुक्राणु। मादा के अंदर जो युग्मक रहेंगे उनको बोलते हैं अंडाणु। जो नर के अंदर युग्मक रहते हैं उनको शुक्राणु बोलते हैं। मादा के अंदर जो युग्मक रहेंगे उनको क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। तो शुक्राणु व अंडाणु के मिलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? निषेचन। शुक्राणु व अंडाणु के मिलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है। और यही निषेचन किसका फॉर्मेशन करते हैं? युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। युग्मनज आगे क्या बनाता है? भ्रूण का विकास करता है। युग्मनज आगे क्या बनाता है? भ्रूण का विकास करता है। युग्मनज किसका फॉर्मेशन करता है? भ्रूण का विकास करता है। तो मानव में प्रजनन की बात करें तो मानव में दो अलग अलग भाग होते हैं, नर भाग व मादा भाग, जिसमें अलग अलग युग्मक बनते हैं। उससे निषेचन के बाद नए युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण आगे किसका? पूरे एक नए संतति का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा, पूरी एक नई संतति का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो वहां प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। भ्रूण का विकास किसके शरीर के अंदर होगा? मादा के शरीर के अंदर होगा। और कितने टाइम तक होता है? 9 मंथ, 9 महीने। 9 महीने में एक जीव पूरा तैयार होता है। यह प्रोसेस किसके अंदर होती है? मादा के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो मानव जनन तंत्र की बात करें तो दो होते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, तो मानव जनन तंत्र की बात करें तो दो होते हैं। पहला हो गया नर जनन तंत्र, दूसरा कौन सा हो गया? मादा जनन तंत्र। ये चीज जरूर नोट करना। ठीक है, तो प्रमुख अंग जो नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला हो गया वृषण, दूसरा हो गया शुक्रवाहिनी,
पहला हो गया वृषण, दूसरा हो गया शुक्र वाहिनी और तीसरा हो गया मूत्र मार्ग। अब बात करूं मैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की तो पहला हो गया अंडाशय, दूसरा हो जाएगा अंडवाहिनी। ये क्या है? मादा जनन तंत्र के पूरे भाग हैं जो निषेचन में काम आते हैं। तीसरा हो जाएगा गर्भाशय, चौथा हो जाएगा योनि। ठीक है, ये हो गए मादा जनन तंत्र के भाग और ये हो गए नर जनन तंत्र के भाग जो निषेचन के अंदर भाग लेते हैं, जो जनन के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, ये नोट करना। मादा जनन तंत्र की बात करें तो अंडाशय, सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर क्या होता है? अब देखो अपन बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय कैसा होता है? गोल आकृति अंडे जैसी संरचना का होता है और इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है, अंडकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर किसका? अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका का भी निर्माण होता है जो आगे किसका निर्माण करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाशय के अंदर बहुत से अंडाणु संग्रहित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? हर महीने एक अंडक का फॉर्मेशन होता है। अगर जनन की प्रोसेस होती है तो वहां अंडाणु यूज हो जाता है, उपयोग में आ जाता है। लेकिन अगर निषेचन हो जाता है, अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वहां अंडाणु हर महीने नष्ट हो जाता है। नष्ट होके योनि के द्वारा ब्लड के रूप में बाहर, रक्त के रूप में बाहर बह जाता है। तो अंडाशय के अंदर हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है जो किसके अंदर होता है? अंड कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है? जो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण हुआ है वह अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ तक आता है? गर्भाशय के अंदर आता है। किसके द्वारा? अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक आएगा। अंडवाहिनी गर्भाशय तक लेके आती है उस अंडाणु को। कहाँ से? अंडाशय से। ठीक है, नेक्स्ट देखो गर्भाशय की बात करें। गर्भाशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। गर्भाशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ एक थैलीनुमा संरचना होती है जो आगे किस में खुलती है? योनि में खुलती है। ठीक है, योनि द्वारा बाहर खुलती है। और यहाँ क्या होता है? शिशु का विकास होता है। गर्भाशय के अंदर क्या होता है? शिशु का विकास होता है। किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होगा। नेक्स्ट बात करें अपन योनि की। योनि द्वारा गर्भाशय का मुंह बाहर की तरफ खुलता है। अब देखो अंड कोशिका का निषेचन। अंड कोशिका का निषेचन जब किसी शुक्राणु से होता है। किससे? किसी शुक्राणु से होता है। तो शुक्राणु से होने के बाद वो किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। क्या होगा? निषेचन की प्रोसेस होगी। क्या होगी? निषेचन की प्रोसेस होगी। जब कोई अंड कोशिका का निषेचन किससे हो रहा है? शुक्राणु से हो रहा है। तो किसका निर्माण होगा? निषेचन की प्रोसेस होने के बाद युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और उस युग्मनज के निर्माण से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। उस युग्मनज के निर्माण से एक भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण से एक नए जीव का विकास होता है। भ्रूण कहाँ जाके चिपकता है? गर्भाशय के अंदर चिपकता है और एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा। एक मैं बात करूं प्लेसेंटा की, अपरा की। प्लेसेंटा या अपरा, अपरा या फिर प्लेसेंटा की बात करूं तो प्लेसेंटा क्या होती है? गर्भ से, माँ के गर्भ से जो एक नली निकलती है जो आगे जाके शिशु के गर्भ तक जुड़ती है, वह नली क्या कहलाती है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। इसके द्वारा
प्लेसेंटा के द्वारा मां के जो पोषण होता है, जो भी पोषण मां से मिलता है वो शिशु तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। ये नली मां को बच्चे से जोड़ने का काम करती है, प्लस जो भी भोजन वगैरह है, जो पोषण मिलना चाहिए, वो पूरा पोषण उस प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं, अगर अंड का निषेचन नहीं हो तब तो क्या हो जाएगा? शिशु का निर्माण होगा, शिशु एक नया जीव बनेगा, नए जीव की उत्पत्ति होगी। और अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा? वह नष्ट हो जाएगी, नष्ट होकर रक्त के रूप में योनि द्वारा बाहर आ जाएगी। हर महीने अगर जनन की प्रोसेस नहीं होती है, निषेचन नहीं होता है, तो वह अंडा नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर योनि द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गर्भरोधन। गर्भरोधन, गर्भरोधन मतलब गर्भरोधन की बहुत सी प्रोसेस होती है, गर्भरोधन की बहुत सी विधियां होती है। गर्भरोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको गर्भ में शिशु के निर्माण को रोकना, गर्भरोधन प्रोसेस क्या कहलाती है? कि शिशु के निर्माण को रोकने की प्रक्रिया, गर्भधारण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्भरोधन। गर्भधारण को रोकने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गर्भरोधन कहलाएगी। और इसमें क्या होती है? अलग अलग प्रोसेस होती है गर्भधारण को रोकने की। गर्भधारण को रोकने की अलग अलग प्रोसेस होती है। देखो कौन कौन सी प्रोसेस होती है गर्भधारण को रोकने की। तो पहली होती है यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक गर्भरोधन की प्रक्रिया। कौन कौन सी प्रक्रिया है? पहली है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध के द्वारा भी गर्भरोधन को रोका जाता है ताकि शुक्राणु अंडाणु से ना मिले, ना निषेचन हो। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट देखो, किस गर्भरोधन में जो यूज किया जाता है वो है कंडोम। कंडोम के द्वारा गर्भरोधन को रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रासायनिक तकनीक। रासायनिक तकनीकों के द्वारा, रासायनिक तकनीक के द्वारा, रासायनिक तकनीक के द्वारा भी गर्भरोधन को रोका जाता है। तो रासायनिक तकनीक में क्या होता है कि इस प्रकार, इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की अलग अलग दवाइयां होती है। तो इन दवाइयों के द्वारा भी गर्भधारण को रोका जाता है, गर्भरोधन की प्रक्रिया को किया जाता है। किसके द्वारा? दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा गर्भधारण को रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नसबंदी द्वारा। किसके द्वारा? नसबंदी द्वारा। तीसरी विधि कौन सी हो गई? नसबंदी द्वारा। नसबंदी द्वारा क्या होते हैं कि जो गर्भाशय के अंदर जो अंडवाहिनी जुड़ी है, उस अंडवाहिनी के ऊपर एक कट लगा दिया जाता है। कट लगा के उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, कट लगा के उसके मुंह पे टांके दे दिए जाते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस करके गर्भधारण को रोका जाता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? नसबंदी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसके द्वारा भी गर्भधारण को रोका जाता है। ठीक है, मतलब महिलाओं में ऑपरेशन वगैरह करके अंडवाहिनी के अंदर कट लगा के या गर्भाशय के अंदर कुछ प्रोसेस करके इसके द्वारा भी रोका जाता है। ठीक है, तो ये कुछ गर्भरोधन की प्रक्रियाएं थी जिसके द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जिनके 4 विधियां थी जिनके द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। ये 100% एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये विधियां याद होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ अपना 8th चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैंने पूरा 8 चैप्टर का रिवीजन करवाया। अगर इसमें कोई डाउट है या आपको फुल वीडियो चाहिए इसकी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फुल वीडियो जाके देख लेना।
ठीक है। और इसमें कोई डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पहले फुल वीडियो जाके देख लेना, वहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं 9th चैप्टर का भी रिवीजन करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। हाफ ईयरली में पूरा कोर्स, हाफ ईयरली का पूरा कोर्स मैं करवा दूंगी अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 8th चैप्टर तक पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं एग्जाम के पेपर्स तैयार करने वाली हूँ, क्वेश्चंस तैयार करने वाली हूँ। तो उसमें कोई डाउट या उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं समझ में आया, ठीक है।